हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग पीट। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी एलिमिनेशन केयर की, जिसमें हमने एनीमा और बावल से एलिमिनेशन केयर की हमने जान लिया था कि कैसे करा जाता है। ठीक है, आज हम एलिमिनेशन केयर में ही बात करेंगे कैथीटर केयर की, यानी कि फोलिस कैथीटर केयर के बारे में। हम आज इसमें जानेंगे कि फोलिस कैथीटर क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है, और उससे क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये बेसिकली आज हम लोग कैथीटर केयर में जानेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कैथीटर केयर। तो कैथीटर केयर को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैथीटर होता क्या है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन केयर में फोलिस कैथीटर के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फोलिस कैथीटर के बारे में। तो पोलिस कैथीटर क्या होता है? पोलिस कैथीटर एक ऐसा ट्यूब होता है जिसको हम लोग यूरेथ्रा में डालकर यूरिन को ड्रेन आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है। फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो जो हम यूरेथ्रा के थ्रू थ्रू यूरेथ्रा कहाँ डालते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में डालते हैं, गॉल ब्लैडर में नहीं डालते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यूरिनरी ब्लैडर में डालकर हमारा क्या पर्पस है? इसे यूरिन को ड्रेन आउट करना। ड्रेन आउट यूरिन। ठीक है, मोटा मोटा मोटी मोटी बात समझ आ गई हमको कि फोलिस कैथीटर क्या है। फोलिस कैथीटर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो कि हम यूरेथ्रा में डालते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, और इसका काम क्या है? यूरिन को ड्रेन आउट करना। ठीक है, अब कैथीटर तो डाल दिया हमने। अब हमें इसकी केयर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम केयर नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम लोग जो पोलिस कैथीटर की जो हम लोग भी इंटरवेंशंस ले रहे हैं, उसको उसकी केयर करने के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कैथीटर केयर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने, मैंने जैसे बताया कि अगर पोलिस की हमने कैथीटर की अगर हमने केयर नहीं करी तो वो इन्फेक्शन कराएगा। इन्फेक्शन क्या होगा? हमारा यूटीआई, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में जा रहा है कैथीटर। अगर केयर नहीं कर रहे हैं तो हमारे इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी यूरिनरी सिस्टम को हार्म करेंगे। तो हमारा जो इन्फेक्शन होगा वो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं यूटीआई। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई क्या है? अब यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसी में एक और टर्म आता है कॉटी। क्या टर्म बताया मैंने? कॉटी। अब कॉटी क्या है? कॉटी होता है कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है यूटीआई, और कैथीटर की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसको हम बोलते हैं कॉटी। क्लियर है? तो कॉटी क्या है? कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इसको कॉटी इसलिए बोल रही है क्योंकि कैथीटर की वजह से हो रहा है। अब कॉटी कराता कौन है? ठीक है, अब बताया मैंने कि बैक्टीरिया, कोई भी जर्म्स अगर इस पोलिस के थ्रू आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में चले गए, किसी पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट में चले गए, ठीक है, तो वो कॉज करा देते हैं कॉटी।
ठीक। अब वो कौन कौन से बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं, तो वो हो सकते हैं कॉजिंग जर्म्स क्या है कॉटी कराने के, ई कोलाई, क्लेबिसला, कैंडिडा और एंटेरोकोकस। ठीक है, ये बैक्टीरियाज हैं जो हमारे को, जो अगर पेशेंट को पोलिस डला हुआ है प्रोलॉन्ग टाइम से, ठीक है, और उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है, तो ये बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जिन और इनमें से कोई भी एक बैक्टीरिया अगर वहां ग्रो कर जाता है तो वो उस पेशेंट को करा देगा कॉटी। समझ आया? तो और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया क्या है, जो मोस्ट कॉमनली जो इकोलाई जो कॉटी कराता है वो होता है हमारा इकोलाई। ठीक है, इसको मार्क कर लेना है, इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है जो यूटीआई कराता है, तो हमारा आंसर होगा ई कोलाई। क्लियर है? अब ये हो गया हमारा यूटीआई और क्या नाम है, कॉटी। ठीक है, अब यूरिनरी कैथीटर, ठीक है, ये भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। यूरिनरी कैथीटर मैंने फॉलिस कैथीटर बताया था, यूरिनरी कैथीटर बोल दो या फोलिस कैथीटर बोल दो। ठीक है, तो ये हम एक ट्यूब है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो कि हम यूरिनरी ब्लैडर में डाल रहे हैं टू ड्रेन आउट यूरिन। ठीक है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है, कहाँ डाल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। क्यों डाल रहे हैं, टू ड्रेन आउट यूरिन। क्लियर है? समझ आ गया कि यूरिनरी कैथेटर क्या है। अब इसके भी टाइप्स है, हमारे पास दो टाइप के होते हैं। अब इसको डिवाइड किया गया है कि ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप कौन सा कैथेटर कितने ड्यूरेशन के लिए यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमको यूरिनरी कैथेटर के टाइप्स मिलते हैं। ठीक है, तो नंबर वन है होता है हमारा इंटरमिटेंट, और दूसरा होता है तो इंटरमिटेंट जो होता है वो हमारा होता है शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो इंटरमिटेंट में क्या होता है कि ये जो है शॉर्ट टाइम के लिए डाला जाता है और एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है। ठीक है, नॉर्मल जैसे फोलिस कैथीटर होता है उसी तरीके से ये भी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है, लेकिन इसको ज्यादा टाइम तक नहीं रखते पेशेंट के अंदर। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई रिटेंशन वाला पेशेंट है जिसको यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, रिटेन हो रहा है, ठीक है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो उसमें क्या करते हैं कि ये कैथीटर डाला, इंटरमिटेंट फॉलिस कैथीटर डाला और यूरिन ड्रेन आउट करने के बाद उसको निकाल लिया, यानी कि उसको लगा के नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये इंटरमिटेंट जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए। क्लियर है? अब दूसरा आता है जिसे हम बोलते हैं इंडवेलिंग कैथीटर। ठीक है, इंडवेलिंग। अब इंडवेलिंग कैथीटर्स कौन से होते हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज करने पड़ते हैं। क्लियर है? लॉन्ग टाइम के लिए जो हम नॉर्मली देखते हैं फोलिस कैथीटर की पेशेंट को डाल दिया और क्या नाम है 7 से 14 दिन तक हमारा रह रहा है, वो 3 दिन तक रह रहा है, मतलब ज्यादा टाइम के लिए रह रहा है वो कैथीटर जो रह रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें बलून प्रेजेंट होता है। ये जो इंटरमिटेंट होता है ये तो एक सीधी पाइप होती है। ठीक है, बस डाला, ड्रेन आउट किया और निकाल लिया। ठीक है, लेकिन जो इंडवेलिंग होता है ना, इसमें एक इन्फ्लेटेबल बैलून होता है जिससे हम लोग ये क्या नाम है डिस्टिल वाटर पुश करके उसको फिक्स कर देते हैं कैथीटर को। ठीक है, तो ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यूरिनरी कैथीटर को दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक है इंटरमिटेंट और दूसरा है इंडवेलिंग। तो ये है हमारा इंडवेलिंग कैथीटर। ठीक है, इसमें देखो ये बलून प्रेजेंट है, इसमें क्या करोगे आप, जो भी डिस्टिल वाटर है उसको पुश करेंगे और इसको फिक्स कर लेंगे। क्लियर है? तो ये काफी लंबे समय तक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब ये है पोलिस कैथीटर के पार्ट जान लेते हैं हम लोग।
ठीक है। तो पोलिस कैथीटर है, फ्लेक्सिबल ट्यूब बताया था मैंने। तो इसमें जो मेन पार्ट है वो होता है इसका बलून, ठीक है। ये है हमारा बलून, टीयर रेजिस्टेंस बलून। अब ये क्या होता है कि इसको हम लोग इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेट कहाँ से करेंगे? इस पोर्ट से। जहाँ ये कलर कोडिंग है, जहाँ जैसे ये रेड कलर है तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं यहाँ से आप लोग डिस्टिल वाटर पुश करके इस बलून को इन्फ्लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बलून इन्फ्लेशन पोर्ट, क्योंकि हम यहीं से डिस्टिल वाटर पुश कर रहे हैं और बलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो इसका नाम हो गया बलून इन्फ्लेशन पोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कलर देख रहे होंगे, तो हर कैथीटर का अपना साइज होता है, उसकी कलर कोडिंग होती है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज या उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैथीटर का साइज डिसाइड करते हैं। तो ये जो आप रेड कलर देख रहे हो यहीं से आपको बाकी कलर्स भी आपको यहीं मिलेंगे, कि कोई ब्लैक कलर का होगा, कोई ग्रीन कलर का होगा, कोई ब्लू कलर का होगा। तो ये होता है हमारा कलर कोडेड फॉर साइज इंडिकेशन। आप ये कलर देख के भी बता सकते हो कौन से साइज का पोलिस है। क्लियर है? तो यहाँ पे कलर कोडिंग हो गई। अब ये जो ओपनिंग है ये है यूरिन ड्रेनेज पोर्ट, ठीक है। यहाँ से ही यूरिन ड्रेन होगा। आप ये डालोगे, यहाँ पे ब्लैडर ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है, जब ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैडर के अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, जो यूरिन है वो इस ओपनिंग के थ्रू ही ड्रेन आउट होता हुआ इधर इस पोर्ट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कनेक्ट रहता है यूरोमीटर या यूरो बैग, ठीक है। यहाँ हम इस पे यूरो बैग कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा सारा यूरिन कलेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आ गया हमारा ये ड्रेनेज ट्यूब। ये जो प्रॉपर ये जो पूरी ट्यूब है येलो कलर की, इसको हम बोल देते हैं ड्रेनेज ट्यूब। क्लियर है? समझ आ गए साइज पार्ट्स इसके। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा बलून, इन्फ्लेटेबल बलून। इधर हो गई हमारी ब्लैडर ओपनिंग। फिर ये हो गया हमारा ड्रेनेज ट्यूब। इधर आ गया हमारे यूरिन ड्रेनेज पोर्ट एंड देन बलून इन्फ्लेशन पोर्ट। और फिर ये जो पार्ट है कलरफुल पार्ट, इसको हम बोल देते हैं कलर कोडेड फॉर साइज इंडिकेशन, ठीक है। और जो हाँ कैथीटर के जो साइजेस होते हैं वो हमेशा फ्रेंच में होते हैं, ठीक है। साइजेस क्या होते हैं वो आपको फ्रेंच में मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FR भी बोलते हैं, ठीक। FR में मिलेंगे आपको 18 FR का पोलिस, 16 FR का पोलिस, 8 का पोलिस, ठीक है, 18 FR का, ऐसे करके। तो ये जो साइजेस होते हैं वो FRs में प्रेजेंट होते हैं। अब ये है इसकी डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, ठीक है। ग्रीन कलर का जो होता है वो 6 नंबर का होता है और ब्लू कलर का 8। आप दो दो प्लस करते जाओ इसमें, ठीक है। 6 आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटा साइज है वो 6 साइज का आता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट साइज है। अब इसमें आप 2 प्लस करते जाओ तो आपके पास आपके पोलिस कैथीटर के साइजेस मिल जाएंगे। ये होते हैं हमारे फ्रेंच में, ठीक है, साइजेस होते हैं हमारे फ्रेंच में। और ये है हमारी कलर कोडिंग। अब ये हमको पता चल गया कि पोलिस है, पोलिस की वजह से अगर कोई इसको इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को, तो हम उसे बोल रहे हैं कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये जो कॉटी है वो क्या क्या करा सकता है, ठीक है। अब किसी को वो जर्म एंटर कर गए किसी पेशेंट को पोलिस के थ्रू, तो अब उसको होगा क्या, ठीक है, कॉटी कराएगा क्या। तो कॉटी कैन कॉज प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है, सिस्टाइटिस, बैक्टीरियमिया, ठीक है, ब्लड में बैक्टीरिया हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं ब्लड में। पाइलोनेफ्राइटिस करा सकता है, ठीक है। और अगर ये सही टाइम रहते ट्रीट नहीं करे गए तो पेशेंट सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट उसको सही टाइम पे नहीं मिला तो उसको सेप्टिक शॉक हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो आप समझ लो कि एक छोटी सी ट्यूब, ठीक है, एक ट्यूब की वजह से किसी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला, अगर उसकी केयर नहीं करी गई तो, ठीक है। तो ये हमारा छोटा टॉपिक भले ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है आपकी क्या नाम है उसकी वजह से, इग्नोरेंस की वजह से। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? रिस्क फैक्टर जो है हमारे डिवाइड करते हैं हम तीन कैटेगरीज में। ठीक है, एक होता है डिवाइस रिलेटेड, दूसरा होता है पेशेंट रिलेटेड और तीसरा होता है केयर गिवर रिलेटेड। ठीक है, तो डिवाइस रिलेटेड जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो फोलीस होते हैं वो दो मटेरियल के बने हुए मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, एक होता है लेटेक्स और दूसरा होता है सिलिकॉन। ठीक है, एक होता है लेटेक्स और दूसरा होता है सिलिकॉन। ठीक है, अब जो ये लेटेक्स वाला है ना, ये बेसिकली रबर का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का। क्लियर है? अब जो रबड़ वाला है ना, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो जल्दी होते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन में इसमें चांसेस कम रहते हैं बैक्टीरिया ग्रो की। लेकिन हम लोग मोस्ट कॉमनली हम लोग कौन सा यूज करते हैं? लेटेक्स वाला, क्योंकि लेटेक्स वाला जो है वो चीप होता है कंपैरेटिवली टू सिलिकॉन। और इसको हम क्या करते हैं कि डाल दिया और 15 से क्या नाम है 7 से 8 दिन बाद हमने इसको निकाल लिया। लेकिन सिलिकॉन वाला ऐसी कंडीशन में डालते हैं जैसे किसी को सुप्राप्यूबिक कैथीटर की डिमांड है। ठीक है, या कोई ऐसा कंडीशन है जिसको प्रोलॉन्ग टाइम तक हमें कैथीटर डाल के रखना है, क्योंकि अब इसमें लेटेक्स वाले में तो बैक्टीरिया जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तब हम लोग सिलिकॉन वाले पे जाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल के बेसिस पे हमने देख लिया कि लेटेक्स होता है और सिलिकॉन होता है। तो लेटेक्स वाला जो है उसमें हमारा कॉटी होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा चांसेस हैं, तो ये हमको कॉटी करा सकता है जल्दी। ठीक है, इसमें कॉटी के चांसेस ज्यादा हैं और इस वाले में कम है, लेकिन हो इससे भी सकता है। ठीक है, सिलिकॉन वाले से भी कॉटी हो सकता है, बट चांसेस थोड़े कम है कंपैरेटिवली टू लेटेक्स वाला। फिर आता है पेशेंट रिलेटेड। अब पेशेंट रिलेटेड में क्या है? पेशेंट रिलेटेड में है जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, जेंडर के बेसिस पे। अब जेंडर कैसे भाई? जेंडर में क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, फीमेल्स होती हैं उनको चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा का जो साइज होता है वो शॉर्ट होता है कंपैरेटिवली टू मेल। ठीक है, तो फीमेल्स में ये कॉटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लेंथ छोटी है तो बैक्टीरिया जल्दी वहां पे चले जाएंगे, जल्दी इन्वेड कर जाएंगे, तो इसलिए फीमेल ज्यादा प्रोन होती है यूटीआई के लिए। ठीक है, मेल्स थोड़ा कम होते हैं। इसके बाद आता है एज। एज में जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ओल्डर पीपल में कैसे ज्यादा रहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी उनको इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस होती जाती है। ठीक है, तो उनकी मोबिलिटी भी कम रहती है, वो कम जो है कि कम दौड़ चलना फिरना फिरना उनका कम हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो प्रोलॉन्ग टाइम तक बेड पे लेटे रहते हैं और मोबिलिटी रहती नहीं है, इम्यूनिटी वैसे भी समय के साथ साथ बुजुर्ग होने के साथ साथ वो कम होती जा रही है, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कॉटी होने के लिए। ऐसा नहीं है कि सब में सारी फीमेल्स में जिनमें पॉलीज डला है तो उनको होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो ओल्डर्स में ज्यादा होता है। फिर जो प्रोलॉन्ग इलनेस वाले पेशेंट्स हैं, अब उनको क्या है कि अब वो मूव नहीं कर सकते, तो उनको पोलिस डाल के रखना ही पड़ता है। ठीक है, वो वॉशरूम नहीं जा सकते, इनेबल होते हैं, प्रोलॉन्ग इलनेस हो रखी है उनको, हो सकता है पैरालिसिस वाले पेशेंट्स हैं, उनको पोलिस हमको डाल के रखना पड़ता है। अब जितने टाइम तक वो पोलिस पड़ा रहेगा तो चांसेस वो बढ़ जाएंगे, रिस्क में आ जाएंगे पेशेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पेशेंट रिलेटेड। अब आता है केयर गिवर रिलेटेड। तो केयर गिवर रिलेटेड कैसे? केयर गिवर रिलेटेड में आएगा कि प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स यूज नहीं करी। एसेप्टिक टेक्निक्स, एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करा अगर, ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, पुलिस मेंटेनेंस में कहीं फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा केयर गिवर रिलेटेड।
तो ये हो गए हमारे रिस्क फैक्टर्स। अब बात करते हैं कि इनसे बचना कैसे है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था कि जो कैथीटर है उसकी केयर करनी है, हमको प्रिवेंट करना है कॉटी, ठीक है। क्योंकि जो सीडीसी है, सीडीसी जो है वो अमेरिकन एसोसिएशन है, एक अमेरिकन एसोसिएशन है, जिसने बताया कि 75% जो एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन एक अमेरिकन एसोसिएशन है सीडीसी, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये एसोसिएशन है, तो इसने हमें बताया कि जो यूटीआई है ना, जो यूटीआई है वो 75% जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। पेशेंट्स में यूटीआई उन्होंने रिसर्च करा, उन्होंने बोला कि जो यूटीआई है वो जो है 75% जो है यूटीआई है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। 75% यूटीआई जो हो रहा है वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड है, ठीक है, एचएआई यानी कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, सीडीसी को हम सही कर लेंगे, डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है, सीडीसी का फुल फॉर्म करेक्ट कर लेंगे इसको। तो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया है कि जो यूटीआई है ना वो पेशेंट में 75% सिर्फ हॉस्पिटल में हेल्थ केयर की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो हम हेल्थ केयर्स हैं, जो हॉस्पिटल में नर्सेज है, डॉक्टर्स है, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, उनकी वजह से 75% यूटीआईज हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो सीडीसी है उसने गाइडलाइंस जारी करी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैथीटर केयर बंडल, ठीक है। तो वही फॉलो करके हम अपने कैथीटर की केयर कर लेंगे। तो बेसिकली हमको यही जानना है कि जो फॉलिस पड़ा हुआ है हमें उसकी केयर कैसे करनी है ताकि हमारी वजह से यूटीआई ना हो, ठीक है। तो अब वो गाइडलाइंस देख लेते हैं कि सीडीसी ने क्या गाइडलाइंस दी है जो हमारी कैथीटर केयर है, ठीक है, ये दी है हमारी सीडीसी ने, ठीक है, सीडीसी ने हमें गाइडलाइंस दिया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखना है ABCD और E, ठीक है, ये हमारा निमोनिक रहेगा इसको याद रखने के लिए। तो ये हो गया हमारा कैथीटर केयर का निमोनिक, ठीक है। तो अब ए से क्या है, ए से है अडेरेंस टू जनरल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिंसिपल्स, यानी कि आपको इन्फेक्शन कंट्रोल जो प्रिंसिपल्स है उससे अडेयर रहना है, उनको ही फॉलो करना है, ठीक है, उधर अडेयर करना है। तो सबसे पहला क्या रहेगा हमारा हैंड हाइजीन, ठीक है। हैंड हाइजीन हमें पता ही है कि भाई हम हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस को कम करने के लिए हमारा बेसिक जो स्टेप है वो है हैंड हाइजीन, ठीक है। इससे आप लगभग 50% इन्फेक्शन कंट्रोल कर लोगे। अगर आपने सिर्फ हैंड हाइजीन भी प्रॉपर कर ली ना तो आप बहुत हद तक क्रॉस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप हमारा हैंड हाइजीन, अडेरेंस टू जनरल इन्फेक्शन कंट्रोल में। तो हैंड हाइजीन करना है हमको, ठीक है। एसेप्टिक कैथीटर इंसर्शन करना है, जब आप पोलिस इंसर्शन कर रहे हो तो इधर उधर टच नहीं करना है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करनी है, ग्लव्स पहन के, ठीक है, प्रॉपर पीपी को फॉलो करते हुए हमको इंसर्शन करना है पोलिस का। फिर प्रॉपर फोली इंसर्शन कैथीटर मेंटेनेंस एजुकेशन एंड केयर बाय नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, मेंटेनेंस प्रॉपर रखना है। मेंटेनेंस में क्या होगा कि क्लोज ड्रेनेज को फॉलो करना है, क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम फॉलो करना है हमें, क्लियर है। और इससे रिलेटेड पेशेंट को भी एजुकेट करना है, उसके केयर गिवर्स को भी और नर्सिंग स्टाफ को भी हमको उसको एजुकेट करना है कि भाई हमको क्लोज ड्रेनेज सिस्टम को ही फॉलो करना है, अगर हमने नहीं किया तो हम पेशेंट को कॉटी करा सकते हैं, क्लियर है। फिर आता है पोलिस कैथीटर यूज सर्विलांस एंड फीडबैक, सर्विलांस करने हैं, ठीक है, फीडबैक्स लेने हैं,
पेशेंट को पूछना है कि आपको ये कितने, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो पेशेंट को फोलिस डाला है वो कितने दिन पहले डाला है, ठीक है। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि हम लोग सर्विलांस में रहे कि इस पेशेंट को 3 दिन से फोलिस पड़ा है, 4 दिन से फोलिस पड़ा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर अगले इंटरवेंशंस कर सके, ठीक है। अब ये हो गया ए, ठीक है। अब आता है बी से याद रखना है ब्लैडर अल्ट्रासाउंड यूज प्रोटोकॉल इन प्लेस टू अवॉइड अननेसेसरी कैथेटराइजेशन, ठीक है। तो सीडीसी ये बोलता है कि अनलेस एंड अनटिल जरूरी ना है, नहीं है, ठीक है, जब तक पीसी पेशेंट को बिल्कुल ही जरूरी नहीं है फोलिस, तब तक उसको फोलिस नहीं डालना है, ठीक है, अननेसेसरी फोलिस नहीं डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों को ब्लैडर अल्ट्रासाउंड कराना है, ठीक है। कोशिश करनी है उस प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करने की, ब्लैडर अल्ट्रासाउंड करा लो, ठीक है, और देख लो अगर पेशेंट को नीड है तभी फोलिस डालना है हमको, क्लियर है। फिर है हमारा कैथीटर अल्टरनेटिव्स, ठीक है। सी से आता है हमारा कैथीटर अल्टरनेटिव्स। कैथीटर अल्टरनेटिव्स में क्या हो जाएगा, एक था हमने पढ़ा था फोलिस के टाइप में इंडवेलिंग और दूसरा था इंटरमिटेंट, ठीक है। तो जो इंटरमिटेंट था उसे सिर्फ हम डाल रहे थे, ड्रेन आउट कर रहे थे, यूरिन को निकाल ले रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरमिटेंट है। तो कोशिश करनी है कि आप इंटरमिटेंट मेथड को फॉलो करो क्योंकि वो बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक नहीं रह रहा है, ठीक। तो इंटरमिटेंट को ट्राई करिए कि इंटरमिटेंट आप जो कैथेटराइजेशन है उसको हम लोग फॉलो करें, ठीक है। फिर एक्सटर्नल कॉन्डोम कैथीटर्स यूज कर सकते हैं मेंस में, उसका जो अल्टरनेटिव है फोलिस कैथीटर के जो अल्टरनेटिव्स है, हम इंटरमिटेंट कैथीटर यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल कॉन्डोम कैथीटर्स यूज कर सकते हैं मेल्स में, ठीक है। और फिर हम यूज कर सकते हैं एब्जॉर्बेंट पैड्स, जो पैड्स आते हैं, ठीक है, वो पेशेंट के अंदर नीचे आप लगा दो, ठीक है, और फोलिस से को हम लोग कहीं ना कहीं कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। तो एब्जॉर्बेंट पैड्स हमारे और बाकी के ऑल्टरनेटिव्स हो गए। फिर डी से आता है डू नॉट यूज द फोलिस कैथीटर अनलेस मेडिकली अप्रोप्रिएट, नो अप्रोप्रिएट इंडिकेशन, ठीक है। तब तक हमें फोलिस यूज नहीं करना है जब तक उसके लिए अप्रोप्रिएट मेडिकल रीजन ना हो कोई, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमें फोलिस यूज ही नहीं करना है, ठीक है। आप सपोज करिए कि कोई ये पेशेंट है कि सर्जरी होने वाली है, ठीक है, ओटी में ले जाने वाले हैं, उसको ऑपरेटिव पेशेंट है। अब वहां पे क्या होता है कि बोलस अमाउंट में हम लोगों को उस पेशेंट को फ्लूइड दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे हम लोग अंडर पैड्स लगा देंगे, ठीक है, वहां पे ये नहीं कर सकते, कॉन्डोम कैथीटर्स नहीं लगा सकते, तो ऐसे पेशेंट्स को हमें फोलिस डालना ही है, ठीक है। तो आपको मेडिकली कंडीशंस को जानना होगा कि इस पेशेंट को इंडिकेशन मेडिकली अप्रोप्रिएट इंडिकेशन है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब जान लोगे कि इस पेशेंट को नीड है, एक्चुअल नीड है, और इसको नहीं है, तो उसको हमें उस बेसिस पे फोलिस इंसर्शन कैथेटराइजेशन करना है, ठीक है। फिर ई से आता है अर्ली रिमूवल ऑफ द कैथीटर यूजिंग अ रिमाइंडर और नर्स इनिशिएटेड, ठीक है, और रिमूवल ऑफ प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या है, चलिए फोलिस कैथीटर डाल दिया, ऑपरेटिव वाला पेशेंट था, ठीक है, ओटी में जाना था, उसको नीड थी, उसको यूरिन आउटपुट भी हमें चेक करना था एक्यूरेट एनेस्थेटिस्ट को, तो इसलिए हमने उसको फोलिस डाल दिया। अब ऐसा नहीं है कि उसको ओटी में फोलिस पड़ गया तो अब उसको 10 दिन तक फोलिस ही पड़ा रहेगा, ठीक है, ये नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है, आपको पता है कि भाई अब काम खत्म हो गया है, अब इसको फोलिस की ज्यादा नीड नहीं है, तो आप वो फोलिस निकाल लो, ठीक है, सही टाइम पे अर्ली रिमूवल जितना जल्दी हो सकता है वो उसको रिमूव कर लो, क्लियर है। और ये नर्स को रिमाइंड कराना है, डॉक्टर को भी, और खुद भी उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ठीक है, कि अगर हो गए हो, उसको 3 दिन से ज्यादा हो गए हो, आपको लग रहा है कि भाई मेरा पेशेंट मूव भी कर सकता है अच्छे से, उसको एज सच कोई नीड नहीं है, तो अननेसेसरी क्यों फॉरेन बॉडी रखना है, फोलिस कैथीटर भी एक फॉरेन बॉडी ही है ना बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है उस फोलिस को रिमूव करवा लीजिए। तो अगर हम ABCD अप्रोच यूज करेंगे तो हम लोग फोलिस केयर को प्रॉपरली फॉलो कर सकेंगे। तो बेसिकली यही था हमारा आज का टॉपिक, फोलिस केयर। और क्लोज ड्रेनेज सिस्टम देखिए ऐसा दिखता है, ये रहा यूरो बैग, और उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया फोलिस, ठीक है, ये बॉडी में चला जाएगा पेशेंट की, यूरिनरी ब्लैडर में रहेगा ये पार्ट, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्लोज्ड सिस्टम है, कहीं से भी ओपनिंग नहीं है, तो जर्म्स कहीं से भी एंटर नहीं कर सकते, बैक्टीरिया जा ही नहीं पाएंगे, तो हमको क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम ही फॉलो करना है, क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी क्लासेस के लिए जुड़े रहिए नर्सिंग पीठ के साथ। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस भी देखिए, फाउंडेशन है नर्सिंग का,
ठीक है, तो कोई भी छोटा बड़ा टॉपिक किसी को भी स्किप नहीं करना है, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए नर्सिंग पीठ के साथ। थैंक यू वेरी मच।